नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं नई जानकारियों के साथ। आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे पैशन फूड उत्पादन तकनीक के बारे में और जानकारी आपको मिलेगी गन्ने की उन्नत प्रजातियों की। तो सबसे पहले बात हो जाए पैशन फूड उत्पादन तकनीक की, जिसकी जानकारी देंगे डॉक्टर आशुतोष शर्मा, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर से हैं। किसान भाइयों, फूड उत्पादन के माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं और एक नगद फसल के रूप में अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। पैशन फूड को हमारे भारतीय रूप में कहा जाता है कृष्ण फल भी, और इसका बहुत अच्छा उत्पादन भी होता है और उसके जो फूल होते हैं उसे कहा जाता है कौरव पांडव फूल भी। और इसका जो न्यूट्रिशन है, इसका जो पोषण है वो बहुत ही अच्छा है। विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। ब्राज़ील का इसे फल कहा जाता है, लेकिन अब हमारे भारत में और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में भी हमारे जो नरसिंहपुर के कृषि वैज्ञानिक हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों के खेत में इसका उत्पादन बहुत अच्छा हो सके। तो पैशन फूड उत्पादन तकनीक की जानकारी आइए जानते हैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा से। किसान भाइयों नमस्कार। हम जानते हैं कि जो है आज के समय पर फलों की खेती जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर हम लोग आम, बिही, नींबू, संतरा, ये सभी इसकी सभी की फलों की खेती करते रहते हैं। लेकिन ये जो फल हैं ये पुराने फल हो गए हैं। आज के ज़माने में जो है नए किसान जो है, जो प्रगतिशील किसान होते हैं, वो नए तरह के फलों की खेती करना पसंद कर रहे हैं, जिसमें ड्रैगन फ्रूट, पैशन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, इस तरह की खेती है जिनको किसान भाई बहुत पसंद कर रहे हैं, जिनका जो है बाज़ार में मूल्य किसानों को बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। इसमें एक प्रमुख फल है पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट जिसे हम कृष्ण फल के नाम से भी जानते हैं, ये सदियों से हमारे यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन हम इसकी उपयोगिता को आज पुनः प्रतिस्थापित कर रहे हैं और ये इसकी खेती जो है पुनः जो है हमारे यहाँ पे बीच में लोकप्रिय हो रही है। वैसे तो ये ब्राज़ीलियन लोकेशन पे ज़्यादातर पाया जाता है, ब्राज़ील देश में ज़्यादातर इसकी खेती होती है, लेकिन साथ ही साथ में आज के समय पर हमारे जो दक्षिण के प्रांत है वहाँ पर इसकी खेती होने लगी है। इसके अलावा जो मणिपुर और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जगह हैं, प्रांत हैं, वहाँ पर भी इसकी खेती बहुत तेज़ी से होने लगी है। इसका जो फल है करीब 300 से 400 रुपये किलो तक के रेट में जो है बाज़ार में मिलता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इसकी खेती करने के तरीक़े को समझें और लगाने का प्रयास करें। किसान भाई, जो मेरे हाथ में आपको एक फल दिखाई दे रहा है, यह पैशन फ्रूट है। इसका जो ऊपर का जो भाग होता है बहुत कड़ा होता है, इसको हम कई दिनों तक रख सकते हैं। किसी भी फल के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि उसकी हम कीपिंग क्वालिटी कितने दिन तक हम उसको रख सकते हैं। तो इसको आप आराम से जो है 15 से 20 दिन तक आराम से आप इसको जो है रख सकते हैं। इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो इसके अंदर हम काटते हैं तो इसके अंदर जो गूदा निकलता है उसका एक बहुत ही मीठा अलग तरह का स्वाद होता है, पीले कलर का होता है, और इसके अंदर जो बीज होते हैं वो काले कलर के होते हैं। हम इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए इसके जो काले जो बीज होते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काले बीज जो होते हैं इसको हम जब साफ़ करके इसको जब हम सुखाकर पॉलीथीन बैग में डालते हैं तो करीब जो है 15-20 दिन में इनमें से निकलना लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत जाती है, इसके जर्मिनेशन में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। इसको दिक्कत ये रहती है कि हम इसको आसानी से लगा नहीं पाते हैं। तो उसके साथ साथ हम अगर प्रयास करें तो इसकी कटिंग को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कटिंग के माध्यम से भी हम इसको लगा सकते हैं। कटिंग से जो है आसानी से हम इसको उगा सकते हैं, नर्सरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इसके पौधे तैयार कर लें तो इसका जो है सबसे उचित समय जो होता है बरसात के समय पर हम इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। और ये जो इसकी जो मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो हल्की रेतीली मिट्टी है, जो जिसको हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत आसानी से उग जाता है। और इसके लिए जो है कम सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, ज़्यादा हमारे को पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना भरता हो। अगर पानी भरेगा तो ये पौधा जो है ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इसको सही उचित ज़मीन का हम चयन करें जहाँ पर उसको हमें लगाना है। अब चूँकि ये बेलदार पौधा होता है, आप इसको मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पौधा लगा हुआ, इसको हमने जो बावर सिस्टम पे लगाया हुआ है, इसको जैसे हम बेल के रूप में हमें लगता है पौधा, तो इसको हमारे को जब हम ज़मीन पर हमें लगाना है तो इसको हम करीब 3 बाय 3 मीटर या 4 बाय 2.5 मीटर के दूरी पर हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें करीब प्रति हेक्टेयर जो है करीब 1100 से 1200 के आसपास पौधे आसानी से हम अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि ये बेलदार पौधा होता है, बेल इसमें चलती है। बेल होने के कारण जो है ये इसको हम अगर बावर सिस्टम जो होता है, जैसे हम लौकी या कद्दू, इस तरह की जो लौकी वगैरह की जो फसल होती है जिसको हम इस तरह से मंडप बनाते हैं, उस मंडप पर हम इसको चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसको हम अगर वायर सिस्टम जो होता है जिसमें हम वायर होता है उसमें हम अगर उसको चढ़ाएँ तो उस पर भी आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों,
चूँकि ये 4 बाय 3 मीटर या 4 बाय 2.5 मीटर या 3 बाय 3 मीटर की दूरी पर हम लगाते हैं, तो उसके नीचे का जो स्थान होता है उसमें हम पहले 1-2 साल तक आसानी से जो है कोई भी हम फसल लगा सकते हैं, जो हमारे को अतिरिक्त मुनाफा प्रदान कर सकता है। और जब ये फल पूरा जो है आच्छादन हो जाता है, उसके बाद हम इसके नीचे जो छाया जब ज़्यादा होने लगेगी, तो उस समय पर हम इसके नीचे का हल्दी अदरक टाइप की जो फसल है, जिसको कि हम छाया में भी उगा सकते हैं, वैसी फसल लगाकर हम अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो फल है इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में गिनाऊंगा तो ये करीब 10-12 तरह के ऐसे जो मुख्य जो समस्याएं जो आज के समय पर आ रही हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें जो है विटामिन सी और विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, और इसके अलावा इसमें जो फ्री रेडिकल्स की उपलब्धता होती है, जो हमारे कैंसर के रोगों के लिए भी मदद करती है। तो अगर हम कैंसर का कोई व्यक्ति है तो इसके जो जूस का भी हम इस्तेमाल अगर करते हैं तो कैंसर के बढ़वार को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा इसके जो फल को अगर हम नियमित या हम अंतराल पे या डॉक्टर की मदद से अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उसमें भी जो इंसुलिन की जो है कमी वो नियंत्रित हम कर सकते हैं। मधुमेह के रोगी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। किसान भाइयों, इसके अलावा आज के समय पर जो सबसे बड़ी समस्याएं चल रही हैं कि हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत कम हो गई है। इसको में भी अगर हम इस फल का इस्तेमाल हम डेली करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी, मिनरल्स और पोटेशियम, कई सारे तरह के तत्व पाए जाते हैं, जिसके जो हमारे जो है हेल्थ को बहुत अच्छा बढ़ा सकती है, हेल्थ में जो समस्याएं आ रही है उसको रिड्यूस कर सकती है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी ये फल है। इसके अलावा जो हमें हार्ट की जो समस्याएं आज के समय पर बढ़ रही है, उसकी जो है हार्ट की जो पंपिंग को और उसको सभी को नियंत्रित करने में भी ये काम करती है। इसके अलावा जो वज़न बढ़ता है लोगों में, वज़न बढ़ने वाले लोगों के लिए भी ये फल का जो है जूस जो बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा इसकी जो पल्प होता है, इस पल्प का भी इस्तेमाल जो है लोग जो है फेस क्रीम पैक वगैरह बनाने में करते हैं, जिससे कि हमारे जो स्किन की जो टाइटनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मेरे हाथ में जो आपको फल दिखाई दे रहा है, ये पीले कलर का है। ये पकने पर पीले कलर का हो जाता है, करीब नींबू के इससे बड़ा हमारा ये फल होता है। और इसके जो है हमारे इसकी जो वैसे खेती में तो करीब 500 तरह की प्रजातियाँ अलग अलग इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बैगनी कलर का और पीले कलर के ये फल हमारे को प्राप्त होते हैं। पीले कलर का जो फल होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, और जो बैगनी कलर का फल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन पल्प अंदर का जो है पीले कलर का निकलता है। और पीले कलर के अंदर इसमें जो है जो बीज होते हैं, लोग इसका चूँकि इसमें जो इंसुलिन को कंट्रोल करने की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसको अगर आप बीज को भी अगर आप पीस के अगर आप खाएंगे तो भी इसमें कोई नुकसान हमारे को नहीं होता है। तो किसान भाई, ये ज़रूरी है कि हम इस तरह की खेती को, जो नई तरह की खेती है, इसको अपनाने का प्रयास करें। अगर आप इसको जो है 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 1200 पौधे हमारे लगेंगे 3 बाय 3 मीटर के अंतराल पर, और इससे करीब हम जो है 20 टन तक, 10 से लेकर 20 टन तक का हमारा उत्पादन प्रति वर्ष से हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये साल में 2 बार आप इसमें से फल प्राप्त हो सकते हैं, और इसकी जो सही समय होता है वो होता है 10 से, जब हमारा टेम्परेचर जो होता है 10 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहता है, उस समय पर इसमें जो फलन और फूलन बहुत अच्छा आता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो मध्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर जो टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है, तो उसको भरपूर मात्रा में धूप प्राप्त होती है, जिससे कि इसका उत्पादन भी बहुत अच्छे से हो सकता है। थोड़ा सा टेम्परेचर जब डाउन होता है तो इसकी जो पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं और उसमें जो फूलना और फलने की जो क्षमता कम हो जाती है। तो उस समय का अगर हम पीरियड को छोड़ के चलें तो बाकी ये जो है साल में 2 बार, ठंड के समय के पहले और हमारे मई जून के आसपास भी इसमें फल प्राप्त होते हैं। पौधा लगाने के जो है इसमें करीब 10 से लेकर 15 महीने के अंदर में ही इसमें से फल प्राप्त हो जाता है। ये एक ऐसा फल है जो इतने जल्दी फल देना चालू कर देता है कि जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा फल साबित हो सकता है। क्योंकि हम इसको सीधे खा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खट्टा फल होता है। खट्टे होने के कारण इसको हम जूस के रूप में, जैम, जेली बनाकर और अन्य फलों के साथ में इसको हम मिक्स करके भी हम इसको इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो किसान भाइयों, मैं चाहूँगा कि आप इसकी खेती को समझने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें। कृषि विज्ञान के नर्सिंग पिछले 3 साल से इसको अपने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है और इसका उत्पादन हर साल वो ले रहा है। कुछ किसानों के यहाँ पर हमने इसको ट्रायल के रूप में दिया हुआ है, जहाँ पर इसके परिणाम बहुत ही संतोषजनक प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम इसको धूप हमारे को मिलना आवश्यक है। अगर हम इसको छायादार स्थान पर लगा देंगे तो इसका फलन नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको किसी पेड़ के साथ में सहारे के रूप में अगर हम चढ़ाने का प्रयास करें तो वहाँ पर भी चढ़ जाता है और उसके सहजीवी के रूप में काम करता है। उस पेड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं करता है, साथ में उसमें फल भी उसमें प्राप्त होते रहते हैं। तो इसके
बहुत ही अच्छा एक पैटर्न निकल कर आ रहा है कि जो हमारे यहाँ के नरसिंहपुर, हमारे मध्य प्रदेश के लिए इसकी खेती की संभावनाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि ये नया फल है, हमारे यहाँ पर अभी किसी लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है, किसी व्यक्ति को इसको जानते नहीं हैं। हम इसको जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इसको कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में जो फल दिखाई दे रहा है, इसको हम सीधे सिंपल इसको काट सकते हैं और ये आसानी से कट जाता है। कटने के बाद ये इसका जो है अंदर जो गूदा आपको दिखाई दे रहा है पीले कलर का, और इसके अंदर जो काले बीज हैं, ये करीब हम इसको चम्मच के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको हम सीधे ये जूस जो है इस तरह से इसका ये पूरा पल्प बाहर आ जाएगा। और इसको हम किसी भी मिक्सी में, हल्का सा मिक्सी में डालकर इसको हल्का सा, अगर हम क्यों है ये बीज के साथ में चिपका हुआ रहता है, तो अगर हम इसको हल्का सा क्रश कर दें तो ये आसानी से जूस बाहर निकल जाता है और इसको हम गिलास में सिंपल तरीके से घोलकर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये सुझाव है कि अगर आप कभी भी इस्तेमाल करें तो इसकी कम से कम मात्रा का एक फल से आप 1 गिलास 2 गिलास तक इसका जूस आसानी से बन जाता है। तो कम ही मात्रा में इस्तेमाल डेली करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि हमारे को ज़्यादा इसका कुछ, अभी तक तो इसमें किसी तरह की कोई हानिकारक चीज़ें रिपोर्ट नहीं की गई है। तो ये एक अच्छा फल हो सकता है हमारे लिए जो है। इसका चूँकि जूस पर्पस का है, ये हम इसको सीधे खा नहीं सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो किसान भाइयों, मैं चाहूँगा कि आप इसकी खेती की तरफ आकर्षित हों और कोशिश करें कि इसको एक बार लगाने के प्रयास करें। लगाने के बाद इसका टेस्ट करें। टेस्ट में आपको ये बहुत ही इसका मधुर टेस्ट आता है। पीले कलर का होने के कारण इसका जो हम जैसे गन्ने जैसे आम का जो रहता है उसके तरह से इसका जो कलर आता है, तो हमारे को इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अगर हम हल्की सी शक्कर डालकर आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। इसका आप जूस हमेशा पीते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं चाहूँगा कि किसान भाई इसको अवश्य अपनाएं। धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। उसके बाद आप जानेंगे गन्ने की उन्नत प्रजातियों के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम जानकारी लेंगे गन्ने की उन्नत प्रजातियों के बारे में। मीठा मीठा गन्ना अगर सही तरीके से उपजाया जाए तो बहुत सारा मीठा लाभ भी देता है कि उन्नत प्रजातियों का उपयोग करके हमारे किसान भाई अच्छे से अच्छा अपना व्यवसाय और अपनी फसल उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर SR शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के आपको दे रहे हैं गन्ने की उन्नत प्रजातियों की जानकारी। सम्मानित किसान भाइयों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर SR शर्मा आपको गन्ने के क्या फ़ायदे हैं, गन्ना का क्या विकास होता है, गन्ने की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, इसके बारे में जानकारी यहां दे रहा हूं। किसान भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा गन्ना एक नकदी फसल है, जिससे हम अब उसको उत्पादन कर करके अधिक से अधिक पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौन सी जातियों का चुनाव
कब करना चाहिए, जातियाँ कैसी होनी चाहिए, इस पर हमारा उत्पादन आश्रित करता है। यदि हमने अच्छी जातियों का चयन किया है तो 20% उत्पादन हमारा अच्छी जातियों के उत्पादन से हो जाता है। गन्ना नरसिंहपुर जिले में, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है नरसिंहपुर, यहाँ 70,000 हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन लिया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ गन्ने की यहाँ लगाई जाती हैं, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई जाति कोयम्बटूर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 9505 जो 2016 में निकाली गई थी, बहुत ही उन्नत और मध्यम मोटे किस्म का गन्ना है। दूसरा जाति जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है कोयम्बटूर JN 86,600 मोटा गन्ना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटा गन्ना होते हुए भी इसकी जड़ी अच्छी होती है। तीसरी जाति जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई 86,572, ये मध्यम मोटा गन्ना है। ये गुड़ के लिए साथ ही साथ चीनी के उत्पादन के लिए भी अच्छा है। जो हमारे नरसिंहपुर जिले में सबसे जातियों जो हमारी विकसित की गई हैं उनमें ज़्यादा कवर किया है क्षेत्रफल, उसमें है कोयम्बटूर 86,032। यह इस जाति का गुड़ भी अच्छा होता है और चीनी भी अच्छा होता है, साथ ही साथ इसका उत्पादन अन्य प्रजातियों से ज़्यादा होता है, जबकि ये प्रजाति हमारी बहुत पुरानी है, फिर भी आज के क्षेत्र में आज के में लिए ये उत्पादन अच्छा होता है। दूसरा है BSI की रिलीज़ की गई वैरायटी 8005। ये जाति मध्यम मोटा होता है। इसमें किसी प्रकार के रोग की इस समय जो है पहचान नहीं हो पाई है, कोई रोग इसमें अभी नहीं आया है। और जो हमारी जो कोयम्बटूर शाहजहाँपुर की जातियाँ हैं 13,235 COS 13,235, बहुत ही बढ़िया गन्ना है, मध्यम मोटा गन्ना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गन्ने के हम जातियों को देखते हैं, गन्ने की कौन सी जातियाँ ली जाएं, उसमें हमको ये है कि गन्ना हमारा मोटा होना चाहिए, गन्ना बीच से खोखला नहीं होना चाहिए, गन्ने की पत्तियां मोर पंख की तरह होना चाहिए, गन्ने की जड़ी अच्छी होनी चाहिए। उस पर हमारा 13,235 गन्ना जात खरा उतरता है। साथ ही जो हमारी अन्य प्रजातियां हैं जो कोयम्बटूर लखनऊ से निकाली गई हैं, कोई करनाल से निकाली गई हैं और साथ ही साथ पंतनगर विश्वविद्यालय से निकाली गई हैं, इन जातियों का विकास के साथ ही साथ कोयम्बटूर जालंधर से जो हमारी जातियां निकाली गई हैं, इन सब जातियों का समावेश हमारे ज़िले में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जातियां हमारी है, जैसा हमने किसान भाइयों आपको बताया 86,032 जो नीरा नाम के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया जाति है और इसका क्षेत्रफल हमारे नरसिंहपुर में 50% से ज़्यादा है। किसान भाइयों, एक चीज़ और मुझे बताना है कि गन्ने की प्रजातियों का चुनाव करते समय आप ध्यान दें कि जिस गन्ने की प्रजाति जड़ी होती है, जिस तरह से हम लोग मूलधन के साथ ब्याज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी तरह से हमारा जो है बावक के साथ हमारी जो है जड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। और हमारे नरसिंहपुर ज़िले में किसान भाई 4 साल तक एक ही जातियों को लेते हैं और बड़े ताजुब की बात यह है कि जातियों का उत्पादन हमारे जड़ी और मरी में भी नहीं कम हो पाता है, क्योंकि हमारा जो गन्ना किसान भाई है वो नीचे से काटता है जातियों को, और जातियों को जब हम नीचे से कट करते हैं तो उस समय हमारी जातियों में फुटाव अच्छा होता है, जिससे कल्ले अच्छे निकलते हैं और साथ ही साथ बढ़वार भी हमारा बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, आपको ये भी अवगत कराना है कि हमारी जातियों की जो हम लेते हैं, उन जातियों को ध्यान भी देना है कि बोते समय हमारे किसान भाई कुछ ऐसे हैं जो जातियों के जो टुकड़े होते हैं वो 4 आँख के काटते हैं, 5 आँख के काटते हैं, 3 आँख के काटते हैं। जितने छोटी टुकड़ा होगा उतना जमाव अच्छा होगा। जबकि किसान भाइयों, हमको आपको पता है कि हमारा जो जमा प्रतिशत होता है गन्ने का वो 33% होता है। साथ ही गन्ना एक ऐसी फसल है जो हर तरह के भूमि में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा गन्ना जो है दोमट मिट्टी में होता है, उसके बाद काली मिट्टी में होता है। हमारे नरसिंहपुर के किसान भाई 400 कुंटल से लेकर के 800 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लेते हैं। बताए गए अनुसार आप जातियों का चयन करें और आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आपको हमारे इस वार्ता से जो आप अवश्य लाभ मिलेगा, और अगर कोई परेशानी होती है आप कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर से संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब वक्त है खबरें खेती जानने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए जानते हैं खबरें खेती की। रबी फसलों की बुआई में वृद्धि, उन्नत कृषि का प्रशिक्षण दिलाना जरूरी, सूरजमुखी की लाभदायक खेती, गेहूं में नींदा नियंत्रण के उपाय, रबी फसलों में जल प्रबंधन। और अब खबरें विस्तार से।
देश भर में रबी फसलों की बुआई का रकबा 457 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 526 लाख हेक्टेयर हो गया है। 69 लाख हेक्टेयर का ये अंतर वर्ष 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 15% अधिक है। रकबे में वृद्धि सभी फसलों में हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि गेहूं में देखने को मिली है। सभी रबी फसलों के रकबे में हुई 69 लाख हेक्टेयर की वृद्धि में से इसमें से 52 लाख हेक्टेयर की वृद्धि गेहूं के रकबे में हुई है, जो कि 204 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 256 लाख हेक्टेयर हो गई है। रबी सीजन में गेहूं के बाद तिलहन के रकबे में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। सभी दालों के रकबे में हुई 3 लाख हेक्टेयर की वृद्धि में से 2 लाख हेक्टेयर की वृद्धि अकेले चने की फसल में हुई है। सरकार सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दे रही है और इसके लिए किसानों को तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण इनपुट के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अलावा एज भाई भी बीज मिनी किट भी मुफ्त में दिए जा रहे हैं। किसान भाइयों, अब बात करेंगे उन्नत कृषि का प्रशिक्षण दिलाना बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से आपको बताएं कि नवीनतम कृषि उपकरण और तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम हो रहे हैं और अधिकतम कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए निरंतर चिंतन भी हो रहा है। कृषक कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान गौरव सम्मेलन में जिस तरीके से किसानों को जानकारी दी जा रही है, उन्होंने कहा कि जिलों में ऐसी बड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी जिसमें आधुनिकतम कृषि उपकरणों का प्रदर्शन होगा। इनके अवलोकन से किसान प्रशिक्षित भी होंगे और कृषि कार्य को आसान भी बना सकेंगे। किसान भाई नई कृषि तकनीक के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आम के आम गुठलियों के दाम के सिद्धांत पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को अपनाने में भी किसान काफ़ी रुचि व्यक्त कर रहे हैं। अब सूरजमुखी की लाभदायक खेती के बारे में हम किसान भाइयों जानेंगे। सूरजमुखी एक प्रमुख तिलहनी फसल है। सूरजमुखी को प्रायः तीनों मौसमों में बोया जा सकता है, लगाया जा सकता है। सूरजमुखी से आधुनिकतम तकनीक के साथ काम करने पर किसानों को काफ़ी फायदा होगा और उत्पादन पाने के लिए संकर किस्मों का उपयोग करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि सूरजमुखी से बढ़िया आमदनी के लिए हमेशा उन्नत किस्म के नए बीज या संकर बीजों को ही बोना चाहिए। सूरजमुखी की संकर किस्में 95 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। संकर एवं उन्नत किस्मों से 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा सकता है। सूरजमुखी की प्रमुख संकर किस्में ज्वालामुखी, दिव्यमुखी, MS, HF एवं 8 एवं 17। इसके अलावा BHSF एक प्रमुख है। उन्नत किस्मों में मॉडर्न सूर्या एवं इसी अधिकतम उत्पादन देने में सक्षम है। गेहूं में नींदा नियंत्रण के उपाय के बारे में अब हम जानेंगे। गेहूं की बोनी का कार्य अब समाप्त होने की स्थिति में है। एक अनुमान के मुताबिक गेहूं की फसल में खरपतवारों से पैदावार में 25 से 30% की कमी सामान्य अवस्था में आ जाती है। विशेष परिस्थितियों में अत्यधिक प्रकोप होने पर कभी कभी तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। गेहूं की फसल में ज़्यादातर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगते हैं, जैसे कि बथुआ, अकड़ी, जंगली पालक इत्यादि। कहीं कहीं पर तो संकरी पत्ती वाले खरपतवार भी देखे जाते हैं, जैसे कि जंगली जई, गुल्ला, डंडी आदि भी गेहूं की फसल में उग जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मेट सल्फ्यूरॉन 8 ग्राम प्रति एकड़ सल्फेस्टेंट के साथ घोल मिलाकर पहली सिंचाई के बाद खेत में छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखें कि 25 से 30 दिनों के बीच नींदानाशक का छिड़काव होना चाहिए। 40 से 45 दिनों के बाद की अवस्था में नींदानाशक का छिड़काव करने पर बालियों में विकृति आने की संभावना रहती है। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन 400 मिलीलीटर का छिड़काव करना चाहिए। और अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे रबी फसलों में जल प्रबंधन के बारे में। रबी मौसम की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, सरसों इत्यादि में क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करें। गेहूं की फसल में सिंचाई पहली बोनी के आपको बताएं कि 20 से 22 दिनों के बाद करें। शीर्ष जड़ें निकलने की अवस्था में दूसरी सिंचाई होनी चाहिए और बोनी के 40 से 45 दिनों के बाद कल्ले निकलने की अवस्था में तीसरी सिंचाई होनी चाहिए। गर्भावस्था के समय बोनी के 60 से 65 दिनों के बाद करनी चाहिए। चौथी सिंचाई की अगर हम बात करें तो बालियां निकलते समय ये करनी चाहिए। 80 से 85 दिनों के बाद पांचवी सिंचाई फूल आने की अवस्था में होनी चाहिए। और अब छठी सिंचाई की हम बात करें तो दानों में दूध भरने की अवस्था में ये छठी सिंचाई करनी चाहिए। कम सिंचाइयाँ उपलब्ध होने की स्थिति में पहली सिंचाई
शीर्ष जड़ निकलने की अवस्था में करें। दूसरी सिंचाई आपको बता दें कि गर्भावस्था में एवं तीसरी दानों में दूध भरने की अवस्था में करना चाहिए। शीर्ष जड़ निकलने एवं दानों में दूध भरने की अवस्था में अनिवार्य रूप से सिंचाई करना चाहिए। चने एवं मसूर की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय पर होनी चाहिए और दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बढ़वार के समय बोनी के 30 दिनों के बाद एवं दूसरी सिंचाई फसलियों में दाने भरने की अवस्था में होनी चाहिए, यानी कि जब फलियों में दाने भराने की स्थिति बन रही हो उस अवस्था में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। फिलहाल किसान भाइयों, आज खबरें खेती में इतना ही। नमस्कार। किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में आपने जाना पैशन फूड उत्पादन तकनीक के बारे में, जिसकी जानकारी दी डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने, और आपने जाना गन्ने की उन्नत प्रजातियों के बारे में। डॉक्टर SR शर्मा ने आपको इसकी बहुत अच्छी तकनीक बताई। तो किसान भाइयों, आप इसका उपयोग कीजिए और इससे अच्छा उत्पादन लीजिए। अच्छी तरह से गन्ने का उत्पादन हो, पैशन फूड से आपको नकदी फसलों में आपको सुविधा मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।